आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों के प्रमुख लेखकों में एक प्रज्ञा की लिखी हुई कहानी आप कुछ नहीं जानते। प्रज्ञा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी आप कुछ नहीं जानते, मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। आज की सुबह में कोई खास तब्दीली नहीं थी। रोज की तरह घर में भागम भाग मची थी। एक तरफ सुशील साधना को अपने अपने ऑफिस निकलने की हड़बड़ी थी, तो बच्चों को स्कूल कॉलेज निकलने की जल्दी, और सबको पछाड़ती समय की रफ्तार भी हर सुबह सरीखी थी। देव प्रकाश अपनी सामान्य जिम्मेदारी निभाकर गतिमान घड़ी के स्थिर अंकों की तरह इस भागती सुबह के शांत दर्शक बने बैठे थे। पिता और दादा की उनकी भूमिका हर सुबह एक सी ही रहती, चिल्पों के बीच शांत लैसी। पापा प्लम्बर आएगा आज, कितनी बार फ़ोन किया उसे, पक्का ढीठ है। आज कल परसों पर टालता रहा। बाथरूम का नल कितने दिनों से टपक रहा है, ज़रूर ठीक करवा देना। कहते हुए सुशील साधना के साथ ऑफिस निकल गया। दीप्ति का उनके साथ जाना तय था। सुशील साधना उसे स्कूल छोड़ते निकल जाते थे। बचा अभिषेक। कानों में हेडफोन लगाए उसकी सुबह का रंग सबसे जुदा था। गाना सुनते अपने काम निपटाता वो सबके बाद कॉलेज जाता। घर से निकला तो दादा ने हाथ हिलाकर बाय कहा। अभिषेक के कान हेडफोन की गिरफ्त में होने से बाय सुन नहीं सके। आंखों ने जैसे ही दादा के हिलते हाथों को देखा तो उसने हाथ हिलाकर बाय का जवाब दिया। घर के 4 लोगों के निकलने के बाद घर की दीवारें शांत हो गईं। जीवन के 7 दशक देख चुके देव प्रकाश की दिनचर्या लगभग नियत थी। वे सबके जाने के बाद बिखरे घर को समेटकर देर तक अखबार पढ़ते, नाश्ता करते, परिवार और दोस्तों को व्हाट्सएप पर सुप्रभात का संदेश और प्रेरक विचार भेजते, फिर कुछ देर टीवी और दोपहर में अन्य रिटायर्ड लोगों की तरह एक झपकी लेने के आदी थे। दोपहर की ये नींद उनकी थकान उतार देती। यूँ भी जीवन संगनी के गुजर जाने के बाद किसी भी रात पूरी नींद उन्हें कभी नहीं आई। आज झपकी लगी ही थी कि पास रखा फ़ोन घनघनाया। स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर दिखाई दिया तो उनके मन ने कहा प्लम्बर ही होगा, पर बड़ी जल्दी आ गया। दूसरी तरफ से एक दमदार स्वर गूंजा। क्या मेरी बात देव प्रकाश जी से हो रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? देव प्रकाश ने स्वर पहचानने की भरसक कोशिश की। सर, मैं यूबीएस बैंक के कस्टमर रिलेशंस डिपार्टमेंट से अमित शर्मा बोल रहा हूँ, एक जवान आवाज़ ने जवाब दिया। जी बोलिए। देव प्रकाश को जिज्ञासा हुई, आज बैंक से फ़ोन किस लिए आया? सर, आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपका डेबिट कार्ड आज ब्लॉक हो जाएगा। आप कौन? देव प्रकाश कुछ सतर्क हुए। सर, बताया तो आपके बैंक से, अमित, हल्की सी खींच स्वर में शामिल थी। मैं कैसे भरोसा कर लूं आप मेरे बैंक से ही बोल रहे हैं? देव प्रकाश ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। सर, आपका अकाउंट यूबीएस बैंक में है ना? दूसरी तरफ का स्वर अब भी दमदार था। हाँ हाँ है तो। देव प्रकाश को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि आदमी उनके बैंक से ही बोल रहा है। तो सर, बात यह है कि केवाईसी न होने से आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है। नौजवान ने दोबारा से वही बात दोहराई। तो ठीक है, मैं बैंक आ जाऊंगा। देव प्रकाश को डेबिट कार्ड के ब्लॉक होने से पैदा होने वाली कठिनाई का एहसास हुआ। सर, ब्रांच से डेबिट कार्ड का वैलिडेशन जल्दी नहीं होता। ब्रांच सारी डिटेल्स हमें भेजता है, फिर हम प्रोसेस करते हैं। उसमें रफली 10 डेज़ का टाइम लग जाता है। ऐसा है सर, आप हमारे हेड ऑफिस आ जाइए, वहीं से आज के आज ठीक हो जाएगा। आदमी ने उत्साह से भरकर कहा। हेड ऑफिस कहाँ? देव प्रकाश हिचकते हुए बोले। सर, नोएडा। मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, अभी आप आ जाएं। नोएडा? आज तो मुश्किल है, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। देव प्रकाश ने सोचा, पोते या बहू के साथ किसी दिन चले जाएंगे। नोएडा क्या बगल में धरा है? वैसे भी उन्हें अकेले निकलना ठीक नहीं लगता था। 1-2 दिन? आप कुछ जानते तो है नहीं सर, कार्ड आज फ्रीज हो जाएगा, फिर 10-15 दिन लग जाएंगे। दूसरी तरफ से जवाब आया।
अब इस समय मैं कहाँ आ पाऊंगा? देव प्रकाश ने असमर्थता जताई। मैं समझ सकता हूँ सर। दूसरी तरफ से आया स्वर इस बार देव प्रकाश की बात सुनकर जरा आत्मीय हुआ। देव प्रकाश को लगातार चिंता सता रही थी कि बिना डेबिट कार्ड के उन्हें मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी सुनील भी इस कार्ड का इस्तेमाल किया करता है। बेटी को 30 त्योहार पर शगुन देना हो तो इस कार्ड से एटीएम से पैसे भी निकाल लाता है। कार्ड बंद होने से उन्हें सुशील से कहना होगा और वो हर बार की तरह गुस्सा ही करेगा। बेटा, कोई और रास्ता है क्या? देव प्रकाश ने भी आत्मीयता का जवाब आत्मीयता से दिया। तरीका तो है अंकल, ऑनलाइन, पर उससे पहले आपका खाता वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने सहयोग किया। पर वो तो, देव प्रकाश फिर हिचकिचाए। अंकल, हम बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम जानते हैं कि कस्टमर को सावधान रहना चाहिए। आजकल कोई भी फ्रॉड कर सकता है, इसलिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही सारे डिटेल्स भेजेंगे। सर, 9623 आपके अकाउंट के लास्ट डिजिट्स यही है ना? आपके फादर का नाम सत्य प्रकाश गुप्ता है और एड्रेस 3/4 शक्ति नगर है। दूसरी तरफ का आदमी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। देव प्रकाश को अब जाकर पूरा भरोसा हुआ। उन्होंने सीधे हाथ से चश्मे की कमानी को ठीक किया। अंकल, हम अपडेट कर रहे हैं, पर जब बैंक से ओटीपी आएगा तभी प्रोसेस कंप्लीट होगा केवाईसी का। हम अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते। आदमी ने प्रोसेस समझाया। मुझे क्या करना होगा? देव प्रकाश ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अंकल, घबराने की कोई बात नहीं है, सब यहीं से ठीक हो जाएगा। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें बस। कुछ देर में आपके पास एक ओटीपी नंबर आएगा, मैं फ़ोन करता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। हाथ में मोबाइल लिए देव प्रकाश चिंता में कमरे में टहलने लगे। बैंक आदि के काम में भी फ़ोन के इस्तेमाल में उन्हें खासी परेशानी होती। उन्हें याद आते पुराने दिन, जब बैंक की लाइन में लगकर पैसे जमा करवा दो, निकलवा लाओ, कार्ड वार्ड का कोई झंझट नहीं। अब तो बेटा घर बैठे नेट बैंकिंग से मिली सहूलियत का गुणगान किया करता है। देव प्रकाश को पासबुक भी रिन्यू कराने नहीं जाना पड़ता। फ़ोन में ही पासबुक का ऐप बेटे ने डाल जो दिया है। वो सोचने लगे, पहले के समय में बैंक आना जाना होता रहता था। बैंक वालों से वाकफियत भी थी और पहचान होने से लोग एक दूसरे का हालचाल भी ले दे लेते थे। अब तो बैंक जाना होता नहीं और जब जाओ नए चेहरे अजनबीपन से मिलते हैं। काम की बात हुई और सब खत्म। न सलाम न दुआ, हाल चाल तो दूर की बात ठहरी। उन दिनों की याद करके देव प्रकाश को 2 पल का सुकून मिला ही था कि कार्ड बंद होने की चिंता और स्वयं पर इस मुसीबत का ठीकरा फूटने की कल्पना से वो सिहर गए। बेटा के शब्द याद आए, कब तक बचते रहोगे इस तकनीक से? सब सीख लो वरना पछताओगे। इन शब्दों की सिहरन ने उनकी रीढ़ की हड्डी को झंझना दिया। स्मार्टफोन के तमाम रहस्यों जानकारियों से अनभिज्ञ देव प्रकाश को बेटे पोते पोती के सामने अक्सर हीन भावना का शिकार होना पड़ता था। उन्होंने ठान लिया कि आज ये काम वे खुद ही कर लेंगे। कभी ना कभी तो फ़ोन के ये सब भेद उन्हें भी जानने ही थे। इतने में फ़ोन फिर घनघनाया। वही आवाज़ थी। अंकल, आप सुन रहे हैं ना? नौजवान ने कहा। हाँ हाँ, तुम बोलो। चिंता से भरा देव प्रकाश का स्वर गूंजा। देखिए, मैसेज चेक करें, एक नंबर आया होगा आपके पास। स्वर की मजबूती बरकरार थी। हाँ, आया है। देव प्रकाश ने नई स्थिति के लिए खुद को तैयार किया। नंबर बोलिए। 2 मिनट में आपका केवाईसी हो जाएगा और यूआईडी जनरेट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आदमी ने निर्देश दिया। बेटा तुम नोट करो, मैं नंबर बोल रहा हूँ। देव प्रकाश की चिंता का निराकरण हो गया तो उस अनजान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर उठे। नंबर है 9317। आत्मविश्वास से भरा देव प्रकाश का स्वर गूंजा। नंबर बताते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। देव प्रकाश भी चैन से बैठ गए कि घर बैठे ही सब कुछ हो गया। डेबिट कार्ड ब्लॉक होने की चिंता से मुक्ति मिली। काम निपटा तो बिस्तर से उठकर रसोई में खाना लेने गए। अभी प्लेट उठाई ही थी कि फ़ोन में कोई मैसेज घनघनाया। उनके बेसब्र मन ने फ़ोन का रुख किया। मैसेज चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उनके खाते से 20,000 की रकम निकल गई थी। खाने की प्लेट हाथ से छूटकर ज़मीन पर झन्न से गिरी
और चकनाचूर हो गई। पूरे कमरे में दूर दूर तक प्लेट के छोटे बड़े टुकड़े बिखर गए। कुछ पल हतप्रभ रहने के बाद उन्होंने फिर मोबाइल देखा, मैसेज को ध्यान से पढ़ा। कई बार सुशील पेमेंट के लिए उनका कार्ड इस्तेमाल कर लिया करता था और बाद में उनके खाते में पैसे डाल देता था, पर मैसेज पढ़ने के बाद ऐसी कोई राहत देव प्रकाश के हिस्से में नहीं आई। उनकी आंखें फर्श पर गड़ गईं। वहाँ प्लेट के टुकड़े नहीं, उनका चकनाचूर भरोसा बिखरा था। उनके माथे से पसीना चूने लगा, हाथ कांपने लगे और हलक सूख गया। खाने की सुध-बुध न रही और आंखें देर तक मोबाइल के स्क्रीन पर गड़ी रहीं कि कोई चमत्कार हो जाए और निकाले गए 20,000 वापस आ जाएं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए। चमत्कार नहीं होना था, नहीं हुआ। देव प्रकाश आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी के हथकंडे की दोहरी यातना की गिरफ्त में एक ही जगह बैठे रहे। सीने पर भारी बोझ था, हाथ पसीने में सराबोर थे। कमरे में छाई चुप्पी के बीच उनका अशांत मन जैसे बार बार कुछ पल पहले घटी दुर्घटना को वर्तमान में दोहराकर गलती सुधारने की असाध्य कल्पना करने लगा। पुराने कैसेट को रिवाइंड करके सुने जाने वाले गीत की तरह समय को रिवाइंड करके नंबर बताने की अपनी गलती को पॉज देने की गहरी छटपटाहट देव प्रकाश के भीतर मौजूद थी। दोपहर में आराम करने का इत्मीनान आज हवा हो गया। घर वैसा ही बिखरा रहा जैसे देव प्रकाश टूटकर बिखर गए थे। 20,000 की रकम मामूली नहीं होती। घर भर के कितने काम बंद संवर जाते। इस चिंता के साथ उन्हें उस नौजवान पर भयानक गुस्सा आ रहा था जिसने भरोसा जीत कर उनसे ठगी की। अच्छी तरह से होमवर्क किया था उसने। जानता था घर में बुजुर्ग अकेले हैं, नई तकनीक को जानने में असमर्थ से। बैंक का नाम, घर का पता सब जानता था। ठगे जाने की पीड़ा से भरे देव प्रकाश के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आईं। यदि घर में घुस आता तो? मन में उठे इस सवाल से उनके सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आए दिन ठगी की खबरें पढ़ने वाले देव प्रकाश आज स्वयं भुक्तभोगी थे। उनका आहत मन अनेक कल्पनाएं करने लगा। काश रकम से कोई सामान खरीद लेते, काश सुशील ने ही निकाल ली होती। उनका हाथ कई बार मोबाइल पर गया, कभी सुशील तो कभी साधना का नंबर निकाला, पर हिम्मत नहीं हुई दोनों से बात करने की। हर बार सहम कर रह गए। हर बार आंखों के सामने बेटे का फ़ोन नंबर था, पर साथ ही उसका तमतमाया चेहरा और आग उगलती जबान भी थी। डर के मारे देव प्रकाश की हिम्मत पस्त हो गई। देर सबेर बेटे को सब पता चलना ही था, पर इस समय को देव प्रकाश अपने तईं आगे खिसकाना चाह रहे थे। उन्हें पता था बेटा यही कहेगा, समझ तो है नहीं आपको। उसने अंकल अंकल कहा और आप आ गए उसके झांसे में। देव प्रकाश को बार बार उस ठग से हुआ संवाद याद आने लगा। मन किया बेटी से बात कर लें, फिर सोचा ससुराल में 10 कामों में उलझी बेटी नाहक परेशान होगी और अंततः उन्हें सुशील से बात करने की सलाह ही देगी। इस विचार को भी उन्होंने मुलतवी किया। पड़ोसी दोस्त सुखबीर का ख्याल भी आया, पर वहाँ भी अनेक अड़चनें थीं। झिझकते हुए उन्होंने बेटे को फ़ोन मिला ही दिया। नहीं मिला। उन्होंने फिर मिलाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। देव प्रकाश को पता था कि इस समय सुशील किसी ज़रूरी मीटिंग में होगा। वो हमेशा ऐसा करता है। बहू का फ़ोन बार बार बिजी जा रहा था। देव प्रकाश निराश थे। आज समय भी काटे नहीं कट रहा था। देव प्रकाश को न भूख प्यास थी न चैन। घर में चक्कर काट कर थक गए तो सोफे के कोने में एक पैर सीट पर चढ़ाकर उस पर सिर टिकाकर चिंताओं में खो गए। कितनी बार फ़ोन पर ठगने वाले उस नौजवान के चेहरे मोहरे की कल्पना कर डाली। बोली से तो पढ़ा लिखा और सभ्य जान पड़ता था। देव प्रकाश सोचने लगे, आजकल जल्द से जल्द कामयाब जिंदगी जीने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ नौजवान गलत राह पर चल पड़े हैं। बेरोजगारी और हताशा ने कितने नौजवानों को गलत राह पर धकेल दिया है। उन्हें याद आया चावला जी का बेटा, जो बुरी संगत में पड़कर चोरी डकैती करने वाले गैंग का हिस्सा बन गया था। सोचते हुए न जाने कितने नौजवानों की सूरतें दिखाई देने लगीं जिनके सामने आज कोई आदर्श नहीं था। ऐसे ऐसे धन कुबेरों के चेहरे और नाम दिमाग में गड्ढमड्ढ होने लगे जो देश को चूना लगाकर भाग खड़े हुए थे। उन्होंने गौर किया कि आर्थिक घोटालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है
और उससे भी बड़ी होती जा रही है नौजवानों के भीतर भविष्य को लेकर असुरक्षा। सोफे से उठकर वो बिस्तर पर आ बैठे, पैर पेट में धंसा कर लेट गए। अनुभव की पकी उम्र में यूं धोखा खा जाना देह में हजारों सुइयां चुभ हो रहा था। आंखों के सामने वे चेहरे आकार लेने लगे जिन्हें वर्षों लग जाते हैं ठगे जाने की पीड़ा से मुक्त होने में। कुछ तो आजन्म मुक्त नहीं हो पाते। यातना में कैद इन चेहरों के बरक्स वे क्रूरतम चेहरे भी नमूदार हुए जो बिना श्रम उपभोग की अय्याश जिंदगी में मुब्तला थे। कई कई चेहरे, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से अति विशिष्ट, दुष्चक्र रचते चेहरे। ऐसा दुष्चक्र जिसमें इंसाफ की उम्मीद सिरे से नदारद थी। अनेक चेहरों के बीच अचानक एक चेहरा उन्हें अपने बेटे सुशील का भी दिखाई दिया। पिछले कुछ समय से उन्होंने महसूस किया है कि सुशील अब किसी भी बात पर उनसे जल्दी चिढ़ जाता है। पत्नी बच्चों पर भी सुशील का गुस्सा फूट पड़ता है। कभी कभी फ़ोन पर ऑफिस के अपने किसी साथी से लड़ रहा होता है। देव प्रकाश को याद आया, सुशील पहले ऐसा नहीं था। कितना खुश रहता था। जब उसकी माँ गई तो उनका पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अब शायद काम का दबाव उस पर बहुत रहता है। देव प्रकाश ने जब एक दो बार उसे समझाने की कोशिश की तब भी सुनने के बदले झल्लाया। पापा, आप सरकारी नौकरी वाले रहे हैं और मैं कारपोरेट में काम करता हूँ। कट थ्रोट मुकाबला होता है, आप क्या जानो। जरा सी गलती हुई नहीं कि पिंक स्लिप हाथ में थमा देते हैं। हायर एंड फायर का नियम है। हर महीने परफॉर्मेंस शीट बनती है। कितने प्रेशर हैंडल करने होते हैं। गहरी सांस छोड़कर देव प्रकाश सुशील की चिंता में लग गए। करवट ली तो मन को मना लिया कि 20,000 के नुकसान वाली बात को छिपाना ठीक नहीं। सुशील आएगा तो वो उसे साफ बता देंगे। आखिर इस अपराध की रिपोर्ट साइबर सेल में होनी चाहिए। अपराधी का पकड़ा जाना जरूरी है। इस विचार के आने से देव प्रकाश को जरा शांति मिली। हद कर दी आज तो आपने पापा। इतने बड़े हो गए और कुछ भी नहीं सीखा। बैठे ठाले इतना नुकसान करा दिया, भुगतो अब। दिन भर फ़ोन लिए बैठे रहते हो, अखबार पढ़ते हो, पर नहीं एक भी सावधानी की बात नहीं सीखी समझी। बच्चे तक साइबर क्राइम की घटनाओं से वाकिफ़ हैं। आप तो उनसे भी गए बीते हैं। शाम को सारी घटना जानकर सुशील पिता पर बेतरह झल्लाया। उसकी आवाज़ बारोक टोक बाहर जा रही थी। अड़ोस पड़ोस की शर्म और पिता के लिहाज का एक रेशा उसमें बाकी नहीं था। देव प्रकाश सिर झुकाए बेहरकत बैठे रहे। हारे हुए पिता का चेहरा बेटे के जवान क्रोध से और अधिक उदास हो गया। उन्हें लगने लगा दुनिया से धोखा खाए लोग अक्सर परिवार में भी पनाह नहीं पाते। बेटा रह रहकर उन पर चीख रहा था। एक पल थमता नहीं कि उसके बाद घर से पर उठा लेता। इतना नुकसान हो गया आज सिर्फ आपकी गलती के कारण। कितनी बार कहा मैंने सीख लो सब, पर नहीं, इन्हें तो बने रहना है लैंडलाइन के ज़माने का। कुछ जानते हैं नहीं। ये तू कर दे, वो तू बता दे। पापा, स्मार्टफोन लेने से काम नहीं चलता, उसके लिए स्मार्ट भी बनना पड़ता है। बंद करो आज से अपने पास मोबाइल रखना। ना जाने आगे और क्या क्या नुकसान करते रहोगे। वो तो शुक्र है इस अकाउंट में इतनी ही रकम थी, वरना आप तो। सुशील के तर्कों की धार पैने चाकू सी थी जो पिता की ग्लानि देख पाने में नाकाम उनके अंतस को लहूलुहान किए दे रही थी। पिता की शर्मिंदगी से भरी चुप्पी ने बेटे को और मुंहजोर बना दिया। सुशील की जबान से निकलते अल्फाज कोड़े की तरह देव प्रकाश की खाल उधेड़ रहे थे। उनसे रिस रहे लहू से बेपरवाह सुशील और कोड़े बरसाता जा रहा था। निराश, लाचार और बेबस देव प्रकाश की इस मुद्रा को देखकर बहू और पोते को अब अच्छा नहीं लग रहा था। साधना ने सुशील को चुप रहने का इशारा भी किया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिषेक ने पुलिस कंप्लेंट करने की बात से ध्यान भटकाने की कोशिश की तो सुशील ने उसे भी डपट दिया। देव प्रकाश की पिछली सभी गलतियों की बही भी सुशील ने आज ही खोल डाली और सारा हिसाब बराबर करने पर तुल गया। देर तक चुपचाप सब सुनने वाले देव प्रकाश अब धीरे से उठे और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सुशील आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहता था, पर इस बार साधना ने उसे थाम लिया। किसी ने देव प्रकाश को नहीं रोका। छत पर बिछे फोल्डिंग बेड पर देव प्रकाश ने अपनी बेजान देह को ढकेल दिया। अगल बगल दोनों हाथों को सहारा दिया तो एक निश्वास निकली जिसमें दुख और अपमान घुले थे। छत वीरान थी।
पनीली आंखों से उन्होंने आसमान को ताका। देर तक ताकते रहे, जब तक कुछ देर पहले घर में उठा शोर और मन का झंझावात विषम से कुछ सम पर नहीं आ गया। उनकी सारी चेतना बादलों की गिरफ्त में थी। बादलों के कई टुकड़े आसमान में तिर रहे थे। शाम के समय आसमान की धरती पर कत्थई गुलाबी आभा में बादलों की सफ़ेदी घुल रही थी। बादलों के झुरमुट छोटी बड़ी विशालकाय आकृतियों में आसमान में भरे थे। बहुत देर तक देव प्रकाश आसमान में बादलों के बनते बिगड़ते दृश्यों में स्मृतियों के संसार को जीते रहे। नीचे से पोती की आवाज़ लगाने पर ही वर्तमान में लौटे। अपने पसीजे हाथों को पजामे से रगड़ा, एक ठंडी सांस ली और अपने आप से कहा, आज से मोबाइल का इस्तेमाल एकदम बंद। हाथों को शांत भाव से चेहरे पर मसला, बस अब और नहीं। मन में ये शब्द गूंजे तो आंखें अकेलेपन की साथ ही उस छत को ऐसे निहारने लगीं जैसे उसे आखिरी बार देख रही हूँ। अगले दिन की सुबह भागम भाग से भरी थी, पर रोज की चिल्लपो नदारद थी। घर की दीवारें कल के गुस्से को पीकर उदास थीं। देव प्रकाश को आज बेटा बहू दोनों में से किसी ने कोई भी काम नहीं बताया था। अवसाद में उनसे जो बन सकता था वो अपनी समझ से कर रहे थे। सोफे के कवर ढंग से बिछाने से लेकर बिखरे सामान को यथावत रखने तक, रोज के कामों से अधिक काम खोजकर वो जैसे अपने अपराध बोध को कम करना चाह रहे थे। बेटा बहू की बातें आज बहुत संक्षिप्त थीं। शब्दों का काम संकेत कर रहे थे। लंबी अनथक बातें आज मुद्राओं के खोल में सिमटी थीं। दीप्ति अभिषेक भी जानते थे अब घर का माहौल कुछ दिन बाद ही सामान्य हो पाएगा। दीप्ति को स्कूल छोड़ते ही साधना ने सुशील से कहा, तुम्हें कल अपने गुस्से पर जरा तो काबू करना चाहिए था। पापा को क्या कम दुख हुआ होगा नुकसान का? तुमने एक बार भी उनसे उनके दुख के बारे में जाना? लगे बरसने। देखा नहीं कल से कितने खामोश है पापा। पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। आज सुबह भी तुमने एक शब्द नहीं कहा उनसे। कल शाम को साइबर सेल में रिपोर्ट मैंने कर तो दी, बैंक में भी मैनेजर को मेल किया, पर गलती सरासर पापा की है। टीवी चीख चीख कर अपराधों को बताता रहता है। घंटों आंख गड़ाए सब देखते हैं, पर जब अपनी बारी आई तो झट शिकार हो गए। इतना नुकसान कर दिया और मैं कुछ कहूँ भी नहीं। सुशील ने चिढ़कर कहा, पिता हैं तुम्हारे, कोई गैर नहीं। गैरों पर क्या गुस्सा किया जाता है? इतने बड़े हो गए और कुछ नहीं जानते। पिछली शाम फिर सुशील को याद आई और सुशील पिछली शाम की तरह ही गुस्से में आपा खोने लगा। मैं तो समझा ही सकती हूँ, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। साधना से रहा नहीं गया। सुशील ने एक क्षण के लिए साधना को देखा और फिर आगे के ट्रैफिक से जूझने लगा। इसके बाद देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऑफिस जाते ही सुशील अपने काम में लग गया। काम कम नहीं था, फिर भी मन था कि बार बार 20,000 रुपये की तरफ इशारा कर रहा था और दिमाग सामने स्क्रीन पर ऑफिस के काम में लगा था। लंबे समय तक स्क्रीन देखकर सुशील की आंखें भारी हो चलीं। उसने चश्मा हटाया और कुर्सी पर पीठ टिकाकर आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। अचानक उसे कल अपने चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इतना नुकसान हो गया आज सिर्फ आपकी गलती के कारण। कितनी बार कहा मैंने, सीख लो सब, पर नहीं, इन्हें तो बने रहना है लैंडलाइन के ज़माने का। पापा, स्मार्टफोन लेने से काम नहीं चलता, उसके लिए स्मार्ट बनना भी पड़ता है। एक बार, दो बार, 3 बार सुशील के दिमाग में कल के शब्द सुनाई देने लगे, पर आज उसकी आंखों को पिता की बेबसी भी दिखाई दी। सुबह साधना की कही बात याद आई, पिता हैं तुम्हारे, कोई गैर नहीं। एक झटके में सुशील ने अपनी आराम करती देह को समेटा। आगे झुका तो कल बेटे बेटी का उदास चेहरा दिखाई दिया, जिन्हें अपने दादा पर पड़ रही डांट अच्छी नहीं लग रही थी। सुशील ने मोबाइल हाथ में लिया और पशोपेश में पड़ा रहा। पापा की बहुत सी छवियां दिमाग में हलचल मचाने लगीं। बार बार कल कहे गए अपने तीखे शब्द उसे सुनाई देने लगे। दुविधा में रहकर कुछ देर बाद उसने पापा का नंबर मिला दिया। उसके कान पापा की आवाज़ सुनना चाह रहे थे, पर मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, नॉट रीचेबल। सुशील ने लगातार कई बार फ़ोन मिलाया। उसे जरा धैर्य नहीं था। कुछ देर बाद आउट ऑफ कवरेज एरिया की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। अब सुशील को चिंता हुई, कहाँ गए पापा? बाहर आना जाना उन्हें पसंद नहीं था। सुबह से दोपहर अखबार उनका संगी था और बाद में टीवी।
कहीं भी जाना होता तो साधना या अभिषेक को एक दिन पहले ही साथ चलने के लिए कह देते। सुशील की बेचैनी बढ़ने लगी। जब रहा नहीं गया तो उसने साधना को फ़ोन लगाया, पर काम की व्यस्तता के चलते साधना ने कॉल बैक का मैसेज भेज दिया। कुछ देर परेशानी झेलकर सुशील ने पड़ोस के सुखबीर अंकल को फ़ोन मिलाया। अंकल, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या आप देखकर बता दोगे? सवाल पूछते हुए सुशील के मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। पापा कहाँ गए? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं कहीं आशंकाओं ने उसके मन में हाहाकार मचा दिया। पुत्र जी, घर के बाहर ताला लगा है। कुछ देर बाद सुखबीर अंकल ने उसे सूचना दी। ताला? ताला क्यों? कहाँ गए पापा? ऐसे तो कहीं नहीं जाते। कहीं कल की बदमज़गी से तो? सुशील के अनकहे शब्दों ने आज बहुत कुछ कह डाला। उसके लिए निर्णय की घड़ी थी। एक क्षण बाद उसने डेस्कटॉप बंद किया, कुर्सी छोड़ी और सीधा बॉस के केबिन में जा पहुंचा। सर, फादर की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा, सुशील ने अनुरोध किया। ठीक है, अभी चले जाओ, पर पेंडिंग काम आज रात तक पूरा करके ज़रूर भेज देना। बॉस ने अपने काम का हर्जा होने से बचा लिया। श्योर सर। केबिन से निकलकर सुशील ने अपना सामान उठाया, पास बैठे अपने साथी से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घर वापस जा रहा हूँ। साथी चौंक गया। उसके हाँ नहीं करने का भी इंतज़ार सुशील ने नहीं किया। घर पहुँचने का पहचाना हुआ रास्ता आज सुशील को अनजान लग रहा था। सवालों का जंगल बेतरह बढ़ गया था, जिसके साथ बढ़ गई थी सुशील की घबराहट। कल की अपनी कही बातें आज सुशील के कानों में लावे की तरह घुल रही थी। पापा ने कैसे बर्दाश्त किया होगा उन्हें? कहीं कुछ तो? अरे नहीं नहीं नहीं। उसने अपने सिर को झटका दिया और खाली सड़क देखकर गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया। वो अपने ख्यालों और सवालों से घिरा था कि अचानक कॉलोनी के गेट के पास एक बच्चा अपनी साइकिल लिए एकदम से सुशील की गाड़ी के लगभग सामने आ गया। उसने घबरा कर ब्रेक लगाई और बच्चे पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? देख कर नहीं चला सकते? अभी ये कहकर वो चुप ही हुआ था कि पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ पहुंच गया और सुशील से माफ़ी मांगने लगा। सॉरी भाई साहब, गलती से मेरा बेटा लेन से सड़क पर आ गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सुधीर और ज़ोर से चिल्लाया, अभी कुछ हो जाता तो? आप तो मेरा गला पकड़ लेते। सॉरी भाई साहब, इसी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़े, अपने बेटे को गोद में उठाया, चूमा और मुड़कर साइकिल को घसीटता गली में चला गया। सुशील कुछ देर तक बेटे और पिता को देखता रहा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर उसकी आंखों के सामने बेटे को चूमते और उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगते पिता की वो तस्वीर देर तक बनी रही। वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला था। सुखबीर अंकल बाहर ही मिल गए। उन्होंने बिना कुछ कहे बोले कंधे उचकाए। देव प्रकाश की कोई खबर नहीं थी। सुशील की सांसें और तेज हुईं। आखिर कहाँ गए पापा? वो तीर की तरह पड़ोस के कुछ और घरों की ओर लपका, ये जानते हुए भी कि देव प्रकाश भूले से भी उन घरों में नहीं जाते। सुशील ने उम्मीद का दामन थामे रखा। हर दरवाजे पर उनके सवाल का एक ही जवाब मिला, जिसने सुशील की उम्मीद की आंखें धुंधली कर दी। सोचने समझने की कोशिशें बेकार होने पर निराश कदमों से जब सुशील घर का ताला खोल रहा था, उसी वक्त देव प्रकाश आते दिखाई दिए। सब्जी के थैले उनकी उंगलियों में फंसे थे और पसीने तरबतर वो घर की ओर बढ़ रहे थे। तू इस वक्त यहाँ कैसे? एक सांस में 3 सवाल देव प्रकाश के मुंह से निकले। थैले के वजन के साथ दूर से पैदल चलकर आते हुए देव प्रकाश हाँफ रहे थे। सुशील ने आगे बढ़कर उनके हाथों से कुछ थैले ले लिए। सुशील अपनी झल्लाहट दबाकर इतना ही कह पाया, इतनी देर से आपको फ़ोन कर रहा था, फ़ोन कहाँ है और आज क्या ज़रूरत पड़ गई बाहर निकलने की? दोनों घर के अंदर आए। देव प्रकाश चुपचाप सब्जियां फ्रिज में रखने लगे। एक के बाद एक थैला निकालकर बहुत करीने से फ्रिज में रखते हुए उन्हें आज सुबह की याद आई। सुबह गुस्से में घर को ताला लगाकर वो कहीं दूर जाने का निर्णय करके आगे बढ़े ही थे कि दिवंगत पत्नी के शब्द कानों में गूंजे, बच्चों से झगड़ा, उनसे बराबरी, फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या है? कहती हुई पत्नी न जाने कितनी बार बाप बेटे की चुप्पी को पिघलाकर हंसी का झरना बना देती थी। धोखे, अपमान और पीड़ा से जड़ इंद्रियां जरा सचेतन हुई तो देव प्रकाश में ऊर्जा लौटी। हौले से सिर को झटका। दरवाजे पर ताला लगाकर उनके कदमों ने राह बदली और सब्जी बाजार की ओर बढ़ गए।
सुशील सोफे पर बैठा पिता को सब्जियां लगाते देख रहा था। थोड़ी देर पहले की उसी घबराहट फिर बौखलाहट में बदलने लगी। वो सोचने लगा बाजार ही जाना था तो एक मैसेज ही कर देते, चिंता तो नहीं होती। पूरे कमरे में दोनों के बिना बोले अनेक सवाल खड़े थे। अचानक सुशील चौंका। उसके सामने जो घटित हो रहा था शायद पहली मर्तबा था। अपने अब तक के जीवन में उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। बचपन की एक धुंधली सी स्मृति कौंधी। देखो भाई, कोई काम करवा लो पर ये सब्जी फब्जी लाना मुझसे नहीं होता। सब्जियां फ्रिज के हवाले करके देव प्रकाश रसोई में चले गए। सुशील हतप्रभ सा सोफे में सिमट गया। एक क्षण बाद उठकर रसोई तक गया और पापा को गौर से देखने लगा। पिता को इस तरह चुप देख सुशील की खींच घुलने लगी। आपका फ़ोन कहाँ है पापा? कुछ देर बाद सुशील ने फिर पूछा। जवाब में देव प्रकाश कुछ नहीं बोले। पापा, फ़ोन बार बार नॉट रीचेबल बता रहा है, काम में मेरा मन नहीं लगा इसलिए। टूटे फूटे शब्दों में सुशील ने घर आने का कारण बता ही दिया। तूने ही तो कल कहा था, तब से मेज की दराज में पड़ा है फ़ोन, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, वहीं होगा देख ले, ठंडे स्वर में देव प्रकाश ने जवाब दिया। सुशील ने हैरानी से पापा को देखा, अपनी जगह से उठा और मेज तक पहुंचा, दराज खोली और फ़ोन निकाला। फ़ोन में बैटरी खत्म थी। सुशील की आंखें इधर उधर कुछ देखने लगीं। देव प्रकाश एकदम शांत थे। फ़ोन में चार्जर पिन कनेक्ट कर सुशील फ़ोन और चार्जर पापा के हाथ में देते हुए बोला, आप भी ना? कल के लिए सॉरी पापा, बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था। आप फ़ोन चार्ज करके रखो, ज़रूरत पड़ती है। आप घर में अकेले रहते हैं ना, किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी। देव प्रकाश ने बेटे के शब्दों की कोमलता को महसूस किया। फ़ोन और चार्जर हाथ में लेकर उन्होंने सीधे हाथ से अपने चश्मे को आदतन ठीक किया, हौले से मुस्कुराए और फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया। अभी आप सुन रहे थे प्रज्ञा जी की लिखी हुई कहानी आप कुछ नहीं जानते। कहानी थोड़ी थी ये, मुझे तो लगा आजकल के समाज का, आजकल के परिवार का एक जीवंत चित्रण है। घर घर की कहानी है। कहानी का पाठन करते हुए मैं इतनी मशगूल हो गई थी कि कहानी ख़त्म होते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और कहानी की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदी साहित्य के ये युवा लेखक हिंदी साहित्य की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ हैं। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।